मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे अबूरी हुकूमत की। और ये जो एक बहस छिड़ी हुई है कि जबकि असम्बलियों को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तहलील कर दिया गया है, तो क्या अबूरी हुकूमत की मुद्दत में तोसी हो सकती है, या जो हमें आइन के ज़रिए बताया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक 90 दिन की मुद्दत को सामने रखते हुए आम इंतखाबात का होना ज़रूरी है। इन दोनों ऑप्शंस के बीच कानूनी रास्ता क्या है, और जो आज की सूरत हाल है वो क्या है, उस पर बात करेंगे। अबूरी हुकूमत पाकिस्तान का एक काफ़ी यूनिक निज़ाम है, जो बाकी जगहों में अगर एक आइनी निज़ाम पहले से मौजूद है तो ये सवाल अक्सर नहीं उठता कि एक अबूरी हुकूमत की गुंजाइश भी हो। अव्वल तो जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो शुरू से हुकूमत के अख्ताम तक ना सिर्फ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, बल्कि अगली हुकूमत को एक तरह से खुशामदीद कहते हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनको उस गवर्नमेंटल प्रोसेस में एक तरह से अशर इन करते हैं। माजी के तल्ख तजर्बों को सामने रखते हुए पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है वो मुख्तलिफ रहा है। 70 की दहाई में और बिलखसूस जो 1977 के इंतखाबात थे, उसमें जो भरपूर एक धांधली के इल्ज़ामात लगे, उसके बाद ये एक सोच थी और एक तरह से इंतज़ामिया की जानिब से रुझान था कि अबूरी हुकूमत अपनानी चाहिए ताकि न्यूट्रल और गैर जानिबदार लोग आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात करा सकें। लेकिन हमने देखा कि सबसे पहले जो अबूरी हुकूमत का निज़ाम आया वो एक तरह से फौजी आमरीत के साए के नीच आया। 1985 में अबूरी हुकूमत का मैकेनिज़्म सबसे पहले कानून में लाया गया था, और जो सबसे पहली अबूरी हुकूमत थी वो हमने देखी 1988 में, जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब को घर भेज दिया गया था और उनकी हुकूमत को आर्टिकल 58(2)B के तहत सैक कर दिया गया था। लेकिन 2010 में जब हमारे तमाम मुंतखब नुमाइंदों ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के बाद एक इत्तफ़ाक़ की तरफ बढ़ना चाहिए जहां पार्लियामान का किरदार होना चाहिए और अबूरी हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ सदर का एक हथियार नहीं होना चाहिए, और वही हमारा तजर्बा था 90 की दहाई में, चाहे वो बलखशेर मज़ारी साहब की हुकूमत हो, चाहे बाकी हुकूमतें हों, जिधर सदर ही पूरी तौर पे तमाम इख्तियारात रखता था और सदर के जो तमाम काम थे उन्हीं को अबूरी हुकूमत आगे लेके चलती थी। उससे अब हमने हटना है। याद रहे कि 2010 में जो एक और तजर्बा था वो ये भी था कि 90 की दहाई की जो अबूरी हुकूमतें थीं वो अक्सर उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल होती थीं जो कि सबसे ज़्यादा पिछली आउटगोइंग हुकूमत के नज़रियाती तौर पे मुखालिफ थे। तो इस बार ये फैसला किया गया कि गैर जानबदार लोग होंगे जो कि एक आइनी मैकेनिज़्म के ज़रिए तकर्रुर होंगे। वो आइनी मैकेनिज़्म क्या है? आर्टिकल 224 में और 2012 में पीपल्स पार्टी के दौर में 20वीं तरमीम के बाद हमने देखा, जिसमें एक पूरा मैकेनिज़्म आया कि जो कायदे ऐवान है और दूसरी जानिब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो अपने लोगों को नामज़द करेंगे। जो लोग नामज़द हुए हैं अगर उन पर एक इत्तफ़ाक़ हो तो वो आदमी फिर आगे जाएगा और केयर टेकर वज़ीर आज़म बनेगा, सूबाई सतह पे केयर टेकर वज़ीर आला बनेगा। अगर ग्रिड लॉक रहे तो वही नाम फिर आगे एक कमेटी को रेफर होंगे, वो कमेटी स्पीकर तश्कील देगा और उसमें भी हमने देखा कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के नॉमिनीज़ बैठेंगे, आधे ट्रेजरी से और आधे हिज़्ब इख्तिलाफ से। वहाँ भी अगर इत्तफाक नहीं हुआ तो आखिरी फैसला, हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी, और वही फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया सूबाए पंजाब के हवाले से। मोहसिन नकवी साहब का जो फैसला था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन और रूलिंग पार्टी ने किसी ना किसी तरह से इत्तफाक कर लिया था। तो ये हुआ एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म। जो अगला सवाल उठता है वो ये है कि अगर अबूरी हुकूमत का इस तरह एक गुंजाइश है और आइन में गुंजाइश है तो उसके इख्तियारात क्या होने चाहिए। हमने माजी में देखा मिराज खालिद साहब की हुकूमत बेतहाशा बाइख्तियार थी। उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब की जो हुकूमत थी वो बेतहाशा बाइख्तियार थी, और गुलाम इसाक खान साहब का जो 8वीं तरमीम के ज़रिए जो सदारती इख्तियारात थे वो सबसे ज़्यादा
ایٹ دا فور ہوا کرتے تھے. تو بہت سنجیدہ قانون سازی بھی ہو سکی, بہت سارے پالیسی ریفارمز بھی ہوئے, اور جو عبوری حکومت تھی وہ ایک طرح سے ایک منتخب حکومت کے جو فنکشنز تھے وہ پوری کر رہی تھی. لیکن جو 18ویں ترمیم کے بعد اتفاق تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 نے عبوری حکومت کے تمام اختیارات کو 4 کونوں میں محدود کیا. یہ کہا کہ بہت بڑے پالیسی کے فیصلے وہ نہیں لے سکے گی. یہ کہا کہ افسران اور جو ریاستی افسران ہیں ان کو منتقل نہیں کر سکے گی, اور یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی معاہدوں میں بھی وہ غیر فعال ہوگی, اور ساتھ میں اگر آپ ایک ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جس سے عوام کو نہیں تو پبلک مفاد کو نقصان ہوگا, تو وہ بھی عبوری حکومت فیصلہ نہیں کر سکتی. تو ان تمام رکاوٹوں کو الیکشن ایکٹ 2017 کے ذریعے شامل کیا گیا تاکہ جو بنیادی مقصد ہے عبوری حکومت کا, یعنی وہ غیر جانبدارانہ افسران جو کہ ایک طرح سے سپروائز کر سکیں ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات, وہ اس کا جو مقصد ہے وہ کسی طرح سے پورا ہو سکے. جو اگلا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا توسیع ہو سکتی ہے عبوری حکومت کی مدت میں؟ آئین میں اور نہ تو قانون میں اس طرح کی کوئی فی الحال گنجائش ہے. یہ اور بات ہے کہ شاید تشریح کے ذریعے, ایک نئی تھیوری کے ذریعے, یا کچھ ایسے نکات کے ذریعے جو کہ پہلے اتنے قابل توجہ نہیں تھے, اگر اس کے ذریعے ایک انوویٹو قسم کی بات کر لی جائے تو وہ ہو سکتی ہے. لیکن آئین جو ہے وہ واضح ہے اور اس میں جو 90 دن کی مدت ہے وہ نمایاں ہے.